अस्सलाम वालेकुम। आज हम डीसी जनरेटर को डिस्कस करेंगे विच इज़ चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेकेंड ईयर फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले तो रिकॉल कर लें एसी जनरेटर, उसका प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप दोबारा वहाँ जाके देख सकते हैं। वही हमने प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन तकरीबन वैसी है, वर्किंग उसी तरह से डिस्कस करेंगे, किस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और सारा कुछ किस तरह से जनरेट होता है करंट। सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। सबसे पहले तो जी डायरेक्ट करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट है जो फ्लो करे एक डायरेक्शन में। इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैग्नीट्यूड आपका y एक्सिस पे है और x एक्सिस पे टाइम है तो स्ट्रेट लाइन है, ये रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्ट करंट को। इसके ऑपोजिट में जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है जो कि चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड जो है वो कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, फिर वो कभी पॉजिटिव जाता है, फिर कभी नेगेटिव आता है। हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर कंटिन्यूसली चेंजिंग करंट होता है, डायरेक्शन जो है वो अपनी कंटिन्यूसली चेंज कर रहा होता है। सिमिलैरिटीज देख लें बिटवीन एसी और डीसी जनरेटर्स। सबसे पहले तो दोनों ही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करते हैं। दोनों के अंदर फिक्स कार्बन ब्रशेस हैं और दोनों ही जनरेटर्स के अंदर कॉइल मौजूद है। वो कॉइल रोटेट करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाय सम मैकेनिकल मीन्स। अब वो मैकेनिकल मीन्स कोई भी हो सकते हैं, आप इसे खुद भी घुमा सकते हो। ये जो घुमाना है ये एक्चुअली मैकेनिकल है, ये मैकेनिकल एनर्जी है जो आप उसे दे रहे हो। वो घुमाना जो है वो आप खुद भी घुमा सकते हो, पानी के ज़रिए भी घुमा सकते हो, स्टीम के ज़रिए भी घुमा सकते हैं। डिफरेंट मीन्स हैं, मैकेनिकल मीन्स हैं जिनके ज़रिए जो है वो इसको रोटेट करवाया जा सकता है। ड्यू टू दिस रोटेशन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज करेगा कॉइल के अंदर से और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा उस कॉइल के अंदर। ये बेसिक प्रिंसिपल है जो कि दोनों ही जनरेटर्स में इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा दोनों ही जनरेटर्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जनरेटर्स का काम ही ये होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगेन मैकेनिकल एनर्जी, उसको रोटेट जो करवा रहे हैं हम, वो मैकेनिकल एनर्जी है और जो करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसमें उसकी कन्वर्शन हो रही है। डिफरेंस देख लें एसी और डीसी जनरेटर्स के अंदर। डिफरेंस जो होता है सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर है स्लिप रिंग्स का। स्लिप रिंग्स हैं जो कि एसी जनरेटर में हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन डीसी जनरेटर में हम स्प्लिट रिंग्स को इस्तेमाल करते हैं जिनको हम कम्यूटेटर्स भी कहते हैं। स्प्लिट रिंग्स हैं डीसी जनरेटर के अंदर और यही कम्यूटेटर्स या स्प्लिट रिंग्स जो हैं ये करंट का फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल करती हैं, जबकि एसी जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग्स की वजह से आपके पास पीरियोडिकली चेंजिंग करंट आ रहा था, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इस तरह का हमारे पास कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज करने वाला करंट आ रहा था एसी जनरेटर्स के अंदर। उसके आउटपुट आप नीचे ग्राफ में देख रहे हो और ये इसी तरह से चेंजिंग करंट आ रहा था। लेकिन डीसी का सिंगल कॉइल जनरेटर जो है वो इस तरह की आउटपुट देता है कि ऊपर चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन आप देखोगे एसी में एक पॉजिटिव पीक भी थी, नेगेटिव पीक भी थी। इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव पीक है जो कि आपको मिलती है, लिहाजा करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये अलग बात है कि वो फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, और ये सारा काम कौन करता है? कम्यूटेटर करता है। डिफरेंस में आ जाए हमारा जो कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है वो क्या है कि एसी और डीसी जनरेटर्स दोनों के अंदर साफ वाजे है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिंग्स का डिफरेंस है। आप देख सकते हो कि एसी जनरेटर के अंदर हमारे पास आर आर प्राइम दो रिंग्स थी और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो था उनका और कॉइल का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम था, लेकिन दोनों ही कार्बन ब्रशेस के साथ कनेक्टेड थी। ए बी में से नीचे की डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ईएमएफ में से तो सी डी में से ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है।
कार्बन ब्रशेस जो हैं वो चूंकि एक ही रिंग के साथ कनेक्टेड रहते हैं, स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, लिहाजा डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो हर हाफ साइकिल के बाद जो है वो चेंज कर रही थी अपनी डायरेक्शन, क्योंकि कॉइल जो है वो इसी तरह से चेंज करता जाता है। डीसी जनरेटर के अंदर हमारे पास आ जाता है स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स आप देख सकते हो कि बीच में से टूटा हुआ है ये रिंग, ए प्राइम से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी इज फॉर द ब्रशेस, बी और बी प्राइम जो है दोनों ब्रशेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रश आपके स्टेशनरी ही हैं, वो मूव नहीं कर रहे, आपकी रिंग्स ही मूव करेंगे। लेकिन इस केस के अंदर रिंग्स जो है वो अपनी ब्रशेस जो है उनके साथ कनेक्शन को चेंज कर लेते हैं। कभी आपका ए वाला रिंग जो है वो बी के साथ कनेक्टेड होगा, कभी ए प्राइम जो है वो बी के साथ कनेक्टेड होगा। सो इस तरह से ये डायरेक्शन जो है वो आपकी सेम रहेगी। ये हम इसको डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। वर्किंग में वही वर्किंग है जो हमने एसी जनरेटर में की थी। उसी तरीके से आपके पास कॉइल है, वो रोटेट कर रहा है, ईएमएफ होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन देनी है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी की इस तरह की डायरेक्शन आती हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूला जो था वो था वी बी एल साइन ऑफ थीटा। ये वी है, ये बी है। सो बी की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। वी की डायरेक्शन जो है वो चेंज करती जाएगी जैसे जैसे रोटेशन आपका चेंज होगा। एंगल आपका वी और बी के दरमियान थीटा एक एंगल बन रहा है। सो हमारे पास जब रोटेट करेगा तो वी बी एल साइन थीटा के लिहाज से इंड्यूस ईएमएफ भी चेंज करता जाएगा। कॉइल के अंदर ए बी और सी डी साइड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, जबकि बी सी और डी ए साइड के अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था ये क्यों हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारे पास कॉइल को हम जब रोटेट करवाते हैं तो जो रॉड के अंदर चार्जेस होते हैं उनके अंदर उनके ऊपर वेलोसिटी लगती है। भी कॉइल के अंदर उसी वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, जब वो मूव करेंगे तो उनके ऊपर फोर्स लगेगी। वो जो फोर्स है वो हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। राइट हैंड रूल से हम किस तरह से फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, उसके लिए अपनी फिंगर्स को आपने बी की डायरेक्शन में रखना है, थंब जो है वो वी की डायरेक्शन में आएगा और फोर्स जो है वो आपको पाम देगा। तो पाम जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में फोर्स होगी। आप देख सकते हो कि ए बी वाली साइड पे नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जबकि सीडी वाली साइड पे यही काम उल्टा होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ होती है। वो क्यों होती है उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास सीडी वाली साइड पे इस तरह नीचे की तरफ से वेलोसिटी लगती है ऑपोजिट टू द वेलोसिटी जो कि ए बी वाली साइड पे लग रही थी। सो राइट हैंड रूल दोबारा अप्लाई करेंगे तो चूंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई लिहाजा फोर्स भी ऑपोजिट हो जाएगी और फोर्स जो है वो अब अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, लिहाजा जो चार्जेस सीधी वाली साइड पे होंगे वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। सो इस तरीके से हमारे पास एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आप दे रहे हैं जिसकी वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। हाफ रोटेशन से मुराद ये है कि अगर इस तरीके से कॉइल हमारा पड़ा हुआ है तो पहले हाफ रोटेशन में क्या होगा कि करंट जो है वो पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हो। सो ए बी वाली साइड से नीचे की तरफ करंट की डायरेक्शन है, जबकि ए बी वाली साइड पे नीचे की तरफ करंट की डायरेक्शन है, जबकि सी डी वाली साइड पे ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन आएगी। सो जो आपका ब्रश बी है उसमें से बाहर की तरफ करंट निकल रहा है, जबकि बी प्राइम पे करंट जो है वो अंदर की तरफ एंटर हो रहा है। बी से बाहर की तरफ निकल रहा है और बी प्राइम से अंदर की तरफ एंटर कर रहा है करंट। तो अगर ये हो रहा है और ए आपका बी से कनेक्टेड है, कॉइल ए स्प्लिट रिंग ए जो है वो बी से कनेक्टेड है और ए प्राइम जो है वो बी प्राइम से कनेक्टेड हुआ है, तो क्या होगा कि सेकंड हाफ रोटेशन के अंदर वही जो साइड ए बी थी अब वो डीसी की जगह ले चुकी है और जो डीसी है वो ए बी की जगह पे आ गई है आधी रोटेशन के बाद।
कॉइल की हाफ रोटेशन के बाद। तो साथ लगते ही अगर आप नोट करो तो जो आपकी स्प्लिट रिंग ए प्राइम थी जो कि ए बी के साथ कनेक्टेड है, वो अब बी के साथ कनेक्ट हो चुकी है, जबकि पहले वो बी प्राइम के साथ कनेक्टेड थी। और जो स्प्लिट रिंग आपकी बी के साथ कनेक्टेड थी, यानी जो सीधी वाली साइड थी जो बी के साथ पहले कनेक्टेड थी, ए वाला स्प्लिट रिंग वो अब बी प्राइम से कनेक्ट हो चुका है। मतलब दोनों स्प्लिट रिंग्स अपने कार्बन ब्रशेस के साथ कनेक्शन को रिवर्स कर चुके हैं। तो जैसे ही आपका करंट ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स की, वैसे ही आपके कार्बन ब्रशेस ने भी अपने स्प्लिट रिंग्स जो है वो रिवर्स हो गए हैं। स्प्लिट रिंग्स जो है वो ऑपोजिट कार्बन ब्रशेस के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो क्या हुआ कि जिस ब्रश में से बाहर की तरफ करंट निकल रहा था, अभी भी उसमें से बाहर ही की तरफ करंट जो है वो निकल रहा है, जबकि जिस ब्रश में करंट एंटर हो रहा था, इस वक्त भी करंट की डायरेक्शन स्प्लिट रिंग के जरिए वही है, अंदर ही की तरफ करंट जो है वो आ रहा है। लिहाजा इस लिहाज से इस तरीके से हमारे पास करंट की डायरेक्शन आउटर सर्किट में चेंज नहीं होती, वही रहती है। आपके स्प्लिट रिंग्स जो है, पहले ए और बी आपस में कनेक्टेड थे, ए प्राइम और बी प्राइम आपस में कनेक्टेड थे, जबकि अब जो है वो कनेक्शन उलट हो गया, ए प्राइम बी से कनेक्ट हो गया है और ए जो है वो बी प्राइम से कनेक्ट हो गया है। तो करंट की डायरेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ा। करंट की डायरेक्शन कॉइल में जरूर चेंज हुई है, लेकिन आउटर सर्किट में करंट की डायरेक्शन वही की वही रहेगी। अब वेरिएशन देख लें, वेरिएशन ऑफ करंट विद पोजीशन। पोजीशन के साथ किस तरह से करंट आपका वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले वाले केस में वी और बी के दरमियान एंगल 0 डिग्री था, लिहाजा आपका ईएमएफ भी 0 हो गया, करंट भी 0 हो गया। अब आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से जब रोटेट करवाया तो क्या हुआ कि करंट जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट किया, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस पोजीशन पे पहुंच जाते हो तो एंगल 90 डिग्री हो जाता है और मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। साइड ए बी में से नीचे की तरफ करंट की डायरेक्शन है, सी डी में से ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन है। सो हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से आ रही है। सो क्लॉकवाइज करंट जो है वो फ्लो कर रहा है हमारा आउटर सर्किट के अंदर। अच्छा, अब जो है इसको मजीद रोटेट करवाते हैं, तो जैसे जैसे इसको रोटेट करवाते जाएंगे वैसे वैसे करंट डिक्रीज करता जाएगा और इस पॉइंट पे आके करंट वी और बी एक दूसरे के ऊपर 180 डिग्री हो जाते हैं। सो 180 डिग्री होने के नाते ये फिर जीरो पे आ गया इस पोजीशन पे। अब जैसे ही ये जीरो पे आएगा और अब मजीद रोटेशन जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मजीद रोटेट करवाओगे तो क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन कॉइल के अंदर रिवर्स कर जाएगी। यानी ए बी साइड पे जो पहले नीचे की तरफ करंट आ रहा था, अब वो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी और करंट अब इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही ये 270 डिग्रीज के ऊपर आएगा, बी और बी के दरमियान एंगल जब 270 डिग्री आएगा तो करंट अपना मैक्सिमम हो जाएगा इंक्रीज करते करते। लेकिन इस पॉइंट पे आपके स्प्लिट रिंग्स ने कार्बन ब्रशेस भी चेंज कर दिए हैं, लिहाजा अभी भी बी वाले कार्बन ब्रश पे ऊपर ही की तरफ करंट जा रहा है, जबकि बी प्राइम वाला कार्बन ब्रश जो है उसमें से नीचे ही की तरफ करंट आ रहा है। लिहाजा जो आउटर सर्किट के अंदर आपका कर्व आएगा वो ऊपर ही की डायरेक्शन में जाएगा, मतलब करंट की डायरेक्शन आपकी आउटर सर्किट में चेंज नहीं की। फिर मजीद इसको आप मजीद जब रोटेट करवाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता करंट की मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा और फिर 360 डिग्री पे दोबारा से बी और बी के दरमियान एंगल आपका 0 डिग्री हो गया, लिहाजा दोबारा 0 डिग्री हो जाएगा। फिर ये साइकिल आपका रिपीट करेगा। अब किस तरह से हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं फ्लक्चुएशंस को। फ्लक्चुएशंस हैं क्या, असल में जो एक्चुअल डायरेक्ट करंट होता है उसकी एक स्ट्रेट लाइन होती है, जबकि जो हमारे पास आउटपुट आती है सिंगल कॉइल डीसी जनरेटर की वो फ्लक्चुएटिंग है। ये फ्लक्चुएटिंग है मतलब पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, इस तरीके से इसको हम कहते हैं जी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं आपकी आउटपुट के अंदर। इस फ्लक्चुएशंस को और स्मूथ लाइन बनाने के लिए
जो तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करेंगे वही कि हम कॉइल्स काफ़ी सारी इस्तेमाल करते हैं, ढेर सारी कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल्स, मल्टीपल कॉइल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं और हर कॉइल को एक सेपरेट कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हो इस फिगर के अंदर काफ़ी सारी कॉइल्स जो हैं वो इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन हर कॉइल एक मुख्तलिफ कम्यूटेटर के साथ, स्प्लिट रिंग के साथ अटैच्ड हुई है और इन तमाम कॉइल्स की आउटपुट हम इस तरह से लेंगे कि जब जिस कॉइल की आउटपुट करंट जो है, जिस कॉइल का मैक्सिमम होगा, वो कॉइल जो है वो कार्बन ब्रश के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये है कि हम इस तरह से टैप करेंगे आउटपुट को कि हर कॉइल की पीक वैल्यू जो है वो हमें आउटपुट पे मिल रही हो। सो इस तरीके से हमारे पास जो फ्लक्चुएटिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, वो फ्लक्चुएशंस जो है वो रिड्यूस कर जाएंगी कि हर कॉइल की सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम पीक जो है वो हम ले रहे होंगे। इस तरह से आप ग्राफ में देख सकते हो कि किस तरीके से ये फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन अब ये फ्लक्चुएशंस की मिकदार, मैग्नीट्यूड जो है वो ज़रा कम हो गई है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ पीक वैल्यूज़ ले रहे हैं। जो ब्लू कलर की आपको लाइंस नज़र आ रही हैं वो एक्चुअली पीक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दिस इज़ द आउटपुट जो कि हमें बाहर नज़र आएगी। नीचे जो डॉटेड लाइंस हैं वो हमें नज़र नहीं आएंगी, वो सारी निकल गई हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको पीक वैल्यूज़ जो हैं वो हमने आउटपुट में ले ली हैं जो कि ब्लू कलर की लाइन से रिप्रेजेंट हो रही हैं। जितनी ज़्यादा हम नंबर ऑफ कॉइल्स इसमें इस्तेमाल करेंगे, ये फ्लक्चुएशंस उतनी ही कम होती जाएंगी और तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें मिल जाएगी। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। सबसे पहले व्हाट इज द कम्यूटेटर, क्या होता है कम्यूटेटर, डिफरेंशिएट बिटवीन एसी एंड डीसी जनरेटर्स, किस तरह से फ्लक्चुएशंस को हम कम कर सकते हैं आउटपुट ऑफ द डीसी जनरेटर में। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ अ डीसी जनरेटर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, log on to www.smaker.pk for online assessments.